हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी कला में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखलाएं चलाई थी। उसमें आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। मतलब हमको बता रहा है कि जो विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके अणुसूत्र क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या है, इसके गुण क्या है। ये पेपर में पूछा गया। इसमें के इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके, जैसे किसका कराए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करवाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक जो चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। इसका जो अणुसूत्र होता है वो अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक, अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका फार्मूला जो होता है कैल्शियम CaOCl2 होता है। ये तो था इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र। देखिए इसमें इसके गुण को नहीं बताया गया है, लेकिन गुण भी पेपर में कभी कभी पूछता है। गुण नहीं बताया लेकिन ये विस्तृत क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमको इसको गुण को लिखना भी अनिवार्य है, लिख देना चाहिए हमें। तो ठीक है, अब इसके हम लोग गुणों के बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, लिख लें विरंजक चूर्ण के प्रमुख गुण। विरंजक चूर्ण के प्रमुख गुण क्या क्या है? ठीक है, लिख लीजिए जाए विरंजक चूर्ण के प्रमुख गुण। विरंजक चूर्ण के प्रमुख गुण, प्रमुख गुण। ठीक है, प्रमुख गुण। तो सबसे पहला गुण हम लोग ये लिखेंगे कि जो विरंजक चूर्ण होता है ये हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब थोड़ा हल्का भार होता है और इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। और ये किस प्रकार का ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। तो पहला गुण हम लोग लिखेंगे विरंजक चूर्ण यह हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय, यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, दूसरा गुण लिखेंगे, अगर ये विरंजक चूर्ण जो है, अगर इसको क्या करें, अगर इसकी क्रिया हम लोग करा दें किसी तनु अम्ल के साथ, क्या कर दें? किसी तनु अम्ल के साथ करा दें। विरंजक चूर्ण की क्रिया अगर तनु अम्ल के साथ कराएं तो क्या होगा? अगर विरंजक अगर विरंजक चूर्ण की क्रिया हम तनु अम्लों के साथ करा दें, तनु अम्लों के साथ कराएं तो या कराने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। हमें
क्लोरीन गैस प्राप्त होती है हमें, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं व्यंजक चूर्ण का फार्मूला आप लोग को पता होगा, CaCO2 होता है, CaCO2। अगर इसकी क्रिया किसके साथ करा दें, तन अम्ल के साथ। तन अम्ल का मतलब जैसे H2SO4, ऐसा H2SO4 होना चाहिए, तन होना चाहिए। अगर तन H2SO4 के साथ क्रिया करा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हमको लिख लेना चाहिए क्लोरीन गैस मुक्त होगी या प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। और क्या बनेंगे, बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। मतलब हमारा कहने का क्या मतलब हुआ कि कहने का मतलब अगर क्लोरीन, अगर किसी भी विरंजक चूर्ण में तन अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमेशा वहां से क्या मुक्त होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी या क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ये क्या था, इसका प्रमुख गुण थे। और यह कह सकते हो कि यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। और इसके आप इससे जानते हैं, ये विरंजक चूर्ण जो है, अगर विरंजक चूर्ण से आप क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो। तो इसके गुण में भी आप लिख सकते हैं कि इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बनाने की विधि को देखते हैं, विरंजक चूर्ण को बनाया कैसे जाता है। इसको पहले पढ़ना चाहिए था गुण के पहले, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बनाने की विधि पढ़ लीजिए। अब विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि हम लोग पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि। विरंजक चूर्ण के विरेचन की विधि आप चाहे कहिए, और चाहे आप कह सकते हैं बनाने की विधि। विरेचन की विधि देखिए, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि में हम लोग शुष्क बुझे हुए चूना लेते हैं, और शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो उससे हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे आप लोग शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहा जाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। अगर शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करें, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CaOCl2। CaOCl2 का मतलब विरंजक चूर्ण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कब, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण मिल जाता है। और क्या बनता है, और इसके साथ जल मिल जाता है। तो आप लोग ये बनाने की विधि आप लिख सकते हैं। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा। ये बनाने की विधि इसकी हो गई। अब देखिए, अणुसूत्र बता दिए गए, रासायनिक नाम बता दिए, बनाने की विधि बता दिए गया, इसके गुण बता दिए गए। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, हम लोग इसके उपयोग समझेंगे, विरंजक चूर्ण के उपयोग। अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण के उपयोग देखिए, विरंजक चूर्ण का प्रमुख उपयोग आप लोग लिख सकते हैं, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्या लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, चीनी को सफेद करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। या विरंजक के रूप में या रंजक के रूप में आप कह सकते हो, लिख सकते हो विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में या रंजक के रूप में आप कह सकते हो। तो ये इसके प्रमुख गुण है। तो आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का बहुत चांस है, चाहे ये आएगा और चाहे आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धिता तथा तन्यता को समझाइए कि यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। मतलब बताना है कि आघात वर्धिता क्या होता है और तन्यता क्या होता है। ये जो होते हैं ये धातुओं के विशेष गुण है, ये किस प्रकार गुण है इसको हमको बताना। मतलब कहने का मतलब कोई पूछ रहा है कि आघात वर्धिता क्या है और तन्यता क्या है, इसी को हमको बताना है। तो सबसे पहले आघात वर्धिता क्या होता है हम लोग इसको समझेंगे। आघात वर्धिता, आघात वर्धिता, आघात वर्धिता क्या होता है पहले इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा बता देना उसके बाद तो लिखवा रहे हैं। आघात वर्धिता का मतलब कि किसी भी तत्वों का ऐसा गुण जिसको हम पीटने पर क्या हो जाए, वो चादर के रूप में फैल जाए, मतलब टूटे ना। तो ये जो जिस प्रकार की क्षमता होती है धातुओं की, ये जो क्षमता होती है वह उसकी क्या कहलाती है, आघात वर्धिता कहलाती है। क्या कहलाती है, आघात वर्धिता कहलाती है। इसमें एक देख लीजिए तन्यता भी एक शब्द आया है। तन्यता क्या है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं का ऐसा गुण जिसमें हम क्या करते हैं, उसको एक पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, वही गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग आघात वर्धिता क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। किसी भी धातुओं का ऐसा गुण, किसी भी धातुओं का ऐसा गुण जिसमें उसे पीटने पर वह टूटने के बजाय चादर के रूप में फैल जाता है तो उस पदार्थ को आघातवर्ध्य पदार्थ कहते हैं तथा यह गुण ही आघात वर्धिता कहलाता है। आघात वर्धिता कहलाता है। मतलब कि किसी भी धातुओं का ऐसा गुण जिसके द्वारा उसको पीटने पर और टूटने के बजाय क्या होती है, चादर के रूप में फैल जाती है, तो वह पदार्थ जो है वो आघात वर्ध पदार्थ कहलाता है। और यह घटना ही क्या कहलाती है, आघात वर्धिता कहलाती है। समझ गए ना। ठीक, तो ये सारी चीजें जो होती है ये किसमें पाई जाती हैं, धातुओं के गुण में पाई जाती हैं। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। देखिए जो सोना और चांदी होता है, सोना चांदी जो है ये सबसे आघातवर्धी तत्व है, सबसे अधिक आघातवर्धी तत्व है, सबसे अधिक आघातवर्ध्य तत्व है, यह पदार्थ है। सबसे अधिक कौन है, सोना और चांदी जो है ये सबसे अधिक आघातवर्धी तत्व हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसको आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर जिंक, ETC आप लिख लीजिए, ETC। बहुत सारे पदार्थ हैं जो कैसे होते हैं, आघातवर्धी होते हैं। ठीक है, तो आघातवर्धी की परिभाषा हो गया। अब हम लोग तन्यता पर चलते हैं।
तन्यता की परिभाषा क्या है, अब इस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तन्यता पर चलते हैं। तन्यता का मतलब बताया गया कि किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें क्या हो, उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सके, वही उसकी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। यही गुण उसकी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तो हम लोग चलिए ठीक है तन्यता पर चलते हैं, तन्यता पर चलते हैं। तन्यता क्या होता है कि किसी पदार्थ का किसी भी पदार्थ या धातु आप कह सकते हो, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण, पदार्थ का किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिससे उसको एक पतले तार के रूप में, एक पतले तार के रूप में, एक पतले तार के रूप में खींचा जा सके, खींचा जा सके उसे खींचा जा सके, तो उस पदार्थ को तन्य कहा जाता। तो उस पदार्थ को तन्य कहा जाता है, तन्य कहा जाता है, उस पदार्थ को तन्य कहा जाता है। तथा पदार्थ का यह गुण ही, पदार्थ का यह गुण ही तन्यता कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो आप लोग तन्यता और आघात वर्धिता क्या होता है इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। जैसे इसमें भी आप लिख सकते हो, सबसे तन्य धातु पूछ लेगा अगर, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो होती है सोना। सोना चांदी जो होते हैं सबसे अधिक तन्य धातु होते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप सोना लिख सकते हो, चांदी लिख सकते हो, कॉपर लिख लीजिए, एल्युमिनियम लिख लीजिए, जिंक लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है सोना होता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क तथा खनिज की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। हमको बताना है कि अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, उसका हमको उदाहरण भी देना है। तो पहले हम लोग समझते हैं, तो उसके बाद लिखना प्रारंभ करते हैं। अयस्क क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। अयस्क वे पदार्थ होते हैं या वे खनिज होते हैं जिनको हम कम लागत में और अधिक मात्रा में पृथ्वी से प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जो खनिज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कम लागत लगे और हमको क्या हो, खनिज की मात्रा क्या हमको अधिक प्राप्त हो। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब खनिज क्या है, खनिज का मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो भी धातुएं हैं या जो भी पदार्थ हैं जिस रूप में पाए जाते हैं वो सब सभी क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइड हो गया। तो मतलब कहने का मतलब कि जो सभी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी अयस्क होंगे वो किससे प्राप्त हुए, पृथ्वी से प्राप्त हुए। पृथ्वी के अंदर जो भी उपस्थित होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। लेकिन सभी खनिज को क्या हम आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं या कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके घर जो है उसको बनाने में 5 लाख रुपए लगा हो और उसके अंदर घर के नीचे आपको मान लीजिए कोई सोना या कोई भी अयस्क या मतलब कोई भी खनिज उपस्थित हो और उसका कीमत 1-2 ही लाख उपस्थित हो है, तो क्या उसको आप तोड़ देंगे, घर को नहीं तोड़ेंगे ना। मतलब कहने का क्या मतलब कि जिसमें कम लागत में हमको क्या हो जाए, अधिक प्रॉफिट हो, मतलब अधिक मात्रा में क्या प्राप्त हो जाए, खनिज प्राप्त हो जाए या अयस्क खनिज प्राप्त हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अयस्क को। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अयस्क को। अयस्क है क्या, अयस्क, अयस्क
तो लिखते हैं हम लोग ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको हम ऐसे पदार्थ जिनको जिनको कम लागत व आसानी पूर्वक ऐसे पदार्थ जिनको हम कम लागत व आसानी पूर्वक अधिक ऐसे पदार्थ जिनको हम कम लागत व आसानी पूर्वक अधिक मात्रा में प्राप्त करें आसानी पूर्वक व अधिक मात्रा में प्राप्त करें तो वे पदार्थ खनिज क्या कहलाएंगे? वे पदार्थ अयस्क कहलाएंगे, अयस्क कहलाते हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनको हम कम लागत व आसानी पूर्वक अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओरीज। क्या कहते हैं? ओरीज कहते हैं ना। ठीक, तो अयस्क की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको हम कम लागत व आसानी पूर्वक अधिक मात्रा में प्राप्त करें तो वे क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जैसे लिख सकते हो एल्युमिनियम बॉक्साइड, या आप लोग केवल बॉक्साइड लिख दीजिए। बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2। ये जो बॉक्साइड है, ये बॉक्साइड क्या होता है? अयस्क होता है। इसको हम कम लागत में और आसानी पूर्वक पृथ्वी की भूप्रपटीज द्वारा या पृथ्वी के गर्भ द्वारा हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था अयस्क की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं खनिज पर। खनिज को इंग्लिश में कहा जाता है मिनरल्स। अब खनिज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर जो भी हमको पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिस रूप में उपस्थित होते हैं, सभी क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। मतलब कहने क्या मतलब लिख सकते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपटी पर सभी धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, सभी धातुएं या पदार्थ जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वी की भूप्रपटी पर सभी धातुएं या पदार्थ जिस रूप में पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हो लोहा, कोयला, बॉक्साइड ETC। कहने का मतलब लोहा, कोयला, बॉक्साइड मतलब जो भी अयस्क हो या पृथ्वी के भूप्रपटी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हो सभी क्या कहलाते हैं? खनिज ही कहलाते हैं। तो आप लोग खनिज और अयस्क की परिभाषा आप लोग देख लेंगे। ये भी लगातार कई सनों में पूछा गया है पेपर में। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। मतलब हमको बताना है कि ये निस्तापन क्रिया क्या होती है। देखिए आप लोगों को बताया गया होगा निस्तापन और भर्जन दो प्रकार की क्रिया होती है। निस्तापन क्या होता है इसके बारे में हमको समझाया है। अगली क्लास में या अगले क्वेश्चन में आप लोगों को हम इसको भर्जन भी समझा देंगे क्या होता है। ये सारी चीजें पेपर में समझ लीजिए लगातार 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पूछे गए हैं। 26 में भी आ सकता है। ये लगातार प्रश्न पूछे गए हैं।
निस्तापन क्या है, किसी न किसी सेट में जरूर आता है। पूरे यूपी बोर्ड के हर जिले के अलग अलग सेट होते हैं, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, इसलिए इस पे आप लोग अपनी पकड़ बना लीजिएगा। निस्तापन क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, निस्तापन का मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ को क्या करें, जब हम किसी पदार्थ को क्या हो जाए, उसके गलनांक से कम तापमान पर क्या करें, उसके गलनांक के कम तापमान पर और वायु की अनुपस्थिति में या वायु की कम मात्रा में क्या करें, गर्म करें, या उसको क्या करें, उससे जल को बाहर कर दें या उससे नमी को बाहर कर दें। तो जो ऐसी क्रियाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इससे हम लोग अयस्कों का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं, मतलब अयस्क के सांद्रण की विधि है निस्तापन और भर्जन। इससे हम क्या, फिर से आप क्या लिख सकते हो कि निस्तापन क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अयस्क को उसके गलनांक के कम तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ऐसी क्रिया ही क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो निस्तापन के हम लोग लिख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें हम किसी पदार्थ ऐसे लिखो, हम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जिसमें किसी पदार्थ को उसके गलनांक के वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उसके गलनांक के कम तापमान व उसके गलनांक के कम तापमान व वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा लिख सकते हो, या कम मात्रा वायु की अनुपस्थिति या वायु की कम मात्रा में गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहा जाता है। यह अयस्कों के सांद्रण की प्रमुख विधि है। अयस्कों की सांद्रण की प्रमुख विधि है। मतलब कहने का क्या मतलब कि निस्तापन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको सांद्रण करते हैं। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उसके गलनांक से कम तापमान व वायु की अनुपस्थिति या वायु की कम मात्रा में गर्म करें तो उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम डाइऑक्साइड अयस्क ले रहे हैं Al2O3 × 2s2। अगर क्या करें, इसके गलनांक से कम तापमान पर इसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो इससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और इससे जल जो होंगे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्रिया होते हैं, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन को हम लोग ऐसे बता सकते हैं, इसको एक बार फिर से आप सब लोग सुन लीजिए कि निस्तापन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी पदार्थ को या किसी अयस्क को उसके गलनांक के कम तापमान व वायु की अनुपस्थिति में या वायु की कम मात्रा में जब गर्म करते हैं तो उससे हमको क्या होता है, धातु प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। अभी आपको निस्तापन की क्रिया बताए थे, उसके बाद हम लोग भर्जन की क्रिया बता रहे हैं। इसमें इन दोनों विधियों से हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं, आपको बता ही चुके हैं। देखिए, भर्जन और निस्तापन बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि भर्जन में क्या होता है, वायु की नियंत्रित मात्रा लेते हैं, मतलब वायु की
उपस्थित रहती है। और निस्तापन में क्या था, वायु की नियंत्रित मात्रा मतलब वायु अनुपस्थित रहता है, कहने का मतलब उसमें नियंत्रित मात्रा नहीं होती है। भर्जन की क्रिया भी क्या होगा, उसके गलनांक से कम तापमान पे होती है और निस्तापन की क्रिया भी उसके गलनांक से कम तापमान पे होती है। तो इसमें आप लोग क्या किसके करेंगे, जैसे सल्फाइड अयस्क हो गया, इन सब का सांद्रण करते हैं, और उसमें किसका करते हैं सांद्रण, ऑक्साइड अयस्क का करते हैं निस्तापन में। तो इसके निस्तापन और भर्जन में अंतर भी पूछा जाता है, तो इसके अंतर भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना। अंतर कैसे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसमें वायु की नियंत्रित मात्रा हो तो उसमें लिख सकते हैं, निस्तापन में वायु की अनियंत्रित मात्रा होती है। निस्तापन में आप बता सकते हो कि इसमें ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, और भर्जन में क्या बता सकते हो कि इसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। उसके बाद एक एक अंतर तो इनकी परिभाषा ही हो जाएंगी, परिभाषा लिख दीजिए और उदाहरण दे दीजिए, तो आप लोग अंतर भी लिख सकते हैं। अगर आप निस्तापन या भर्जन पूछेगा तो आप लोग अंतर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, चलिए ठीक है, भर्जन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो डाल लीजिए भर्जन। भर्जन देखिए, भर्जन को हम लोग लिख सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक मतलब बिना पिघलाए हुए, उसके गलनांक के मतलब बिना पिघलाए गलनांक के कम तापमान पर उसके कम तापमान पर गलनांक बिना पिघलाए उसके कम तापमान पर वायु की तथा वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब क्या मतलब, अगर वायु की नियंत्रित मात्रा में किसी भी सांद्रित अयस्क को क्या करें, उसमें किसी पदार्थ को अन्य पदार्थ को भी मिला सकते हैं। भर्जन में देखिए, इसमें आप लोग परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसे भी कहीं कहीं परिभाषाएं लिखी होंगी कि सांद्रित अयस्क को किसी पदार्थ के साथ मिलाकर या अकेले ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अकेले ही क्या करेंगे, बिना पिघलाए हुए क्या करेंगे, वायु की नियंत्रित मात्रा में अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ऐसी जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, भर्जन कहलाएगी। भर्जन की क्रिया में हम लोग सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं और निस्तापन में ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, बस यही अंतर है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण पर। इसका उदाहरण क्या है, इस पे चलते हैं। उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं CuFeS2 मतलब कॉपर फेरस सल्फेट। अगर इसकी क्रिया हम लोग क्या करा दे रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं वायु की उपस्थिति होगी तो वायु की उपस्थिति में क्या हमको मिलेगा, ऑक्सीजन गैस रहेगी ही। वायु में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। तो क्या होगा, इसको जब हम तब गर्म करेंगे तब इससे किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है Cu2S मतलब कॉपर सल्फेट और SO2 में, और इसके बाद साथ साथ हमको क्या मिल जाता है, फेरस सल्फेट भी मिल जाता है। SO2 गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। तो इसमें आप लोग ऐसे हो सकता है, इसको आप लोग संतुलित कर लीजिए। संतुलित करेंगे तो देखिए कॉपर 2 है, कॉपर 2 ठीक है, Fe2 है और Fe इधर अकेला है, इधर 2 कर लीजिए। अब देखिए यस इधर कितने हैं, 2 2 4 हैं, 2 2 4। इधर देखिए यस कितने हैं, 1 2 2 2 4 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, संतुलित समीकरण हमको मिल गया। और भी एग्जांपल आप लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे ले लीजिए Cu2S जो पदार्थ बना है, इसकी क्रिया आप लोग पूर्ण ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए, मतलब वायु की उपस्थिति में इसको गर्म कर दीजिए, तब भी क्या होगा, तब भी हमको क्या हो जाएंगे, Cu2 कॉपर ऑक्साइड और SO2 गैस मिल जाएगा। यहां पर भी आप संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए संतुलित है कि नहीं। इधर देखिए ऑक्सीजन, इधर कॉपर 2 ठीक है, सल्फर अकेला ठीक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है।
इसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए दो तो पहले से ही उपस्थित है, अगर यहाँ पर हम दो कर दें तब देखिए ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, तो दो दो चार ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, दो ऑक्सीजन भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए दो दो चार ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और दो चार ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर दो का गुणा करने पर एक समस्या आ गई, क्या आ गया कि कॉपर भी कितने हो गए, अब चार हो गया, पहले कितने थे, दो थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी दो का गुणा कर रहे हैं, तब देखिए कॉपर कितने हो गए, चार। अब एक दिक्कत और आ गया कि कॉपर देखिए यहाँ पर चार थे, अब सल्फर भी दो हो गया। अब पहले सल्फर कितना था, अकेला था, तो अब यहाँ पर भी इसको दो करना पड़ेगा। जब इसको दो करेंगे तो अब ऑक्सीजन देखिए क्या हो गया, असंतुलित हो गया, क्योंकि दो का गुणा फिर ऑक्सीजन में होगा। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, दो दो चार, चार दो छह, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, चार ही हैं, दो दो चार ही है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दो का गुणा ना करके किसने गुणा करेंगे, तीन का। अब देखिए तीन दूनी छह ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और दो दो चार ऑक्सीजन, चार दो छह ऑक्सीजन इधर भी हो गए, दो दो चार, चार सीयू, दो दूनी चार सीयू, देखिए ये भी हो गए। सल्फर देखिए दो है, सल्फर भी देखिए दो है। तो ऐसे आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। और ये भार्जन और निस्तापन समझ लीजिएगा कि हर साल हर सत्र में पूछे गए हैं, इसको आपको 100% तैयार करके ही जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आज हम लोग यही तक रखते हैं, धन्यवाद।